नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में और आप देख रहे हैं जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 और जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से मैं हूं दीपक डोभाल। बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए 170 लोगों की पहचान, अब भी 105 शवों की पहचान बाकी। हादसे में अब तक 275 की मौत। जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर, हवाई किरायों में बेतहाशा वृद्धि पर एविएशन मिनिस्टर की एयरलाइंस को सलाह, यात्रियों से लिया जाए उचित और तर्कसंगत किराया। इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। क्या जेट फ्यूल के घटने के बाद कंज्यूमर तक ये फायदा पास ऑन नहीं हो जाना चाहिए था? अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। अवधेश राय के भाई बोले 32 साल बाद मिली जीत। नौकरी पर लौटे पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर कहा, नौकरी पर लौटे हैं लेकिन इंसाफ मिलने तक लड़ाई रहेगी जारी। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच डिफेंस स्टार्टअप और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियारों के को प्रोडक्शन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। गर्मी से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, मानसून के केरल पहुंचने में अभी 3 से 4 दिन का लगेगा वक्त। आमतौर पर 1 जून को केरल में दस्तक दे देता है मानसून। कारोबारी हफ्ते की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स करीब 250 अंक चढ़कर बंद तो निफ्टी में 60 अंकों की तेजी। बैंक, ऑटो और कैपिटल गुड्स शेयरों में हुआ अच्छा कारोबार। और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी से। हाल ही के हफ्तों में कुछ मार्गों पर एयरलाइंस ने किराया कई गुना बढ़ा दिया था। जी बिजनेस ने भी कंज्यूमर के हक में किराए के नाम पर हो रही लूट का मुद्दा उठाया। हमने दर्शकों को बताया कि जेट फ्यूल की कीमतों में हुई कटौती के बावजूद, जो कि अगर आप देखेंगे तो 3 महीने से लगातार हो रही है, 20% से ज्यादा जेट फ्यूल में कमी आ गई है। लेकिन उसके बावजूद हवाई टिकटों के दाम आसमान पर हैं और कंज्यूमर स्वाभाविक रूप से परेशान है। लो बजट गो फर्स्ट जमीन पर है तो दूसरी तरफ लोगों को रेल का कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है और इसका सीधा लाभ एयरलाइंस कंपनियां उठाना चाहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एयरलाइंस काफी समय से एक ऐसे वक्त का इंतजार कर रहा था, पूरा सेक्टर, जब उसे मुनाफा हो और उसके मुनाफे में इजाफा हो। लेकिन ऐसे वक्त में जब गो एयर के जाने से ऑलरेडी एक आम उपभोक्ता पर चोट पड़ी है, उसका टिकट जो बुक कराया हुआ था उसके पैसे आने का कोई मैकेनिज्म उसे दिखता नहीं, साथ ही साथ अब वो अगर ट्रेन का टिकट कराना भी चाहे तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा डिमांड है कि टिकट कंफर्म नहीं हो पाती। और ऐसे में अगर वो दूसरी एयरलाइंस को ऑप्ट करता है, ख़ासतौर से उन रूट्स पर जहां पर गो एयर की फ्लाइट्स जो हैं काफ़ी एक्टिव थी, उन रूट्स पर बेतहाशा किराया बढ़ जाना ये स्वाभाविक रूप से किसी के गले नहीं उतर रहा था। इसीलिए जी बिजनेस ने इस पर एक बाकायदा एक सीरीज ऑफ डिस्कशन चलाए। हमने अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत इस पर चर्चा की, विमर्श किया और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जी बिजनेस पर कि आखिर जेट फ्यूल के दाम में जब कटौती हो गई है उसके बावजूद ये आम कंज्यूमर को पास ऑन क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, सिर्फ जेट फ्यूल में कटौती का मसला ही नहीं है, आप किसी ऐसे वक्त में जब कंज्यूमर पर एक तरह से मार पड़ी हुई हो और खासतौर से ऐसा कंज्यूमर जो आम आदमी है, जो अफोर्डेबल गो एयर के को ऑप्ट करता था क्योंकि उसे सबसे सस्ती मिलती थी, ऐसे माहौल में, ऐसे समय में दूसरी कंपनीज को, दूसरी एयरलाइंस को मानवीय आधार पर फैसले लेने की बजाय वो अपना प्रॉफिट देख रहे थे। और आज सरकार ने यही कहा
जी बिजनेस की मुहिम के चलते सरकार को हरकत में आना पड़ा। बड़े एयरफेयर को लेकर एयरलाइंस कंपनियों के साथ नागर विमानन मंत्रालय ने बैठक की। सरकार ने कंपनियों को साफ कहा कि वो किराए को तर्क संगत रखें, उचित रखें। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि एटीएफ की कीमतों में कमी आई है। कई राज्यों ने वैट कम कर दिया है, तो एटीएफ की कीमतें तो कम हुई हैं, वैट में भी कई राज्यों में कमी आई है। इसके बावजूद कुछ चुनिंदा मार्गों पर हवाई टिकटों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। एयरलाइंस को खुद बड़ी कीमतों की निगरानी करनी चाहिए थी। ये सरकार का ऑब्जर्वेशन है। सरकार ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उन्हीं मार्गों पर हुई है जहां गो फर्स्ट की सर्विस थी। यानी कि सरकार भी जो जी बिजनेस का ऑब्जर्वेशन था इस पूरे मामले में, उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखती है। हमने यही कहा था कि जो गो फर्स्ट के जो रूट्स थे, जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव थी गो फर्स्ट की फ्लाइट्स, वहां पर ही सबसे ज्यादा किराए में बढ़ोतरी देख रही है। तो आप संकट के समय फायदा उठाने की सोच रहे हैं, जबकि आपको कंज्यूमर के साथ होना चाहिए था। सरकार ने कहा कि बढ़े हुए किराए की डीजीसीए निगरानी करेगा। अब निगरानी का मतलब यह नहीं है कि डीजीसीए अब किराए को रेगुलेट करेगा, लेकिन निगरानी का मतलब साफ है कि सरकार एक संकेत देना चाहती है कि अगर आप अनाप शनाप किराया बढ़ाएंगे तो डीजीसीए आपको देख रहा है, उसकी निगरानी कर रहा है। और अगर आपने ये बढ़ोतरी जो अनाप शनाप है, जो बेतहाशा है, इसको बंद नहीं किया तो फिर कुछ गाइडलाइंस के बारे में भी विचार कर सकती है सरकार। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ने ओडिशा में हुए रेल हादसे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान मानवीय स्थिति को तो देखना चाहिए। देखने में यह आया था कि ओडिशा आने जाने वाली फ्लाइट्स में अचानक से किराया बढ़ गया। लोग अपनों को देखने के लिए, अपनों की सुध लेने के लिए उस रूट पर जा रहे थे और अचानक से उस रूट पर किराया बढ़ जाता है। तो ये तो बहुत ही इसमें मानवीय पक्ष छिपा हुआ है। और इसीलिए आज सरकार ने भी कहा कि मानवीय स्थिति को देखते हुए एयरलाइंस को हवाई टिकटों की कीमतों की निगरानी करनी चाहिए, साथ ही कीमतों की वृद्धि में नियंत्रण भी रखना चाहिए। इसके साथ ही एयरलाइंस को सलाह दी गई है कि वो रेल हादसे में मृतकों के परिवारों को मुफ्त कैरेज की सेवाएं दे, बजाय कि किराया बढ़ाने के। अब एक नजर डालते हैं एयरलाइंस के टिकटों की कीमत पर। अगर आप आज दिल्ली से कोची के लिए टिकट बुक कराते हैं तो आपको 20,180 रुपए कीमत चुकाने पड़ेंगे। हम आपको जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं साथ में, अलग अलग जो रूट्स हैं उनके टिकट्स आप देख रहे होंगे। मुंबई दिल्ली और दिल्ली मुंबई। मुंबई से अगर आप दिल्ली जाते हैं तो देखिए 4,000 है 750, और दिल्ली से मुंबई अगर आते हैं तो 18,000 के आसपास आपको देनी होगी। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये बार बार हम सवाल उठा रहे हैं, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? देखिए, सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं? सरकार ने आपको सब कुछ रेगुलेट करने की छूट दी हुई है, ये बहुत वाजिब भी है। आपको रेगुलेट करने की छूट सरकार ने अगर दी है तो ये आपके हित में भी है, लेकिन एक दायरा कम से कम होना चाहिए। ये सरकार भी कह रही है और हम लोग भी लगातार कह रहे हैं। दिल्ली चेन्नई का अगर आप किराया देखेंगे तो 16 साढ़े 16,000 के आसपास का है, जबकि चेन्नई दिल्ली का अगर आप देखेंगे तो वही नॉर्मल 5,000 के आसपास है। तो एक ही रूट पर आने और जाने में इतना सारा डिफरेंस, ये थोड़ा सा सबके गले नहीं उतर रही है बात, और इसीलिए सरकार ने कहा कि आप थोड़ा तर्क संगत तो रखिए। इसके अलावा अगर आप एटीएफ के भावों में कमी देखेंगे तो उसका भी आपको हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और सिर्फ एटीएफ की बात नहीं है, जैसे कि सरकार कह रही है कि बहुत सारे राज्यों ने वैट भी घटा दिया है, तो आप उसको पास ऑन तो कीजिए एक आम कंज्यूमर तक। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं परवेज दमानिया साहब, सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं जाने माने। दमानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सनत कौल साहब, जो कि पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। डॉक्टर कौल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर कौल, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। आज सरकार ने बड़ी वाजिब सलाह दी है एयरलाइंस को कि आप कम से कम, ठीक है, हम टिकट फेयर को हम रेगुलेट नहीं करेंगे, बट अचानक से गो एयर की रूट्स पर, इस तरह के रूट्स पर जहां पर लोगों को अपनों से मिलना है, वहां पर डिमांड बढ़ जाती है, तो आपको एक मौका मिला नहीं कि आपने अनाप शनाप किराया बढ़ा दिया। सरकार की ये चिंता कितनी जायज लगती है सर आपको? कॉल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? ओके, दमानिया सर के पास में चलता हूं। कॉल सर के
का कम्युनिकेशन हम ठीक करते हैं तब तक। दमानिया सर, क्या कहेंगे सर? नहीं, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जो कह रही है सही कह रही है। द एयरलाइंस नीड टू सेल्फ रेगुलेट। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर, दिस इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेकिन देयर शुड बी सम कंसिडरेशन फॉर हाउ द कंज्यूमर गेट्स अफेक्टेड। देखिए, हर एक आदमी जो ट्रैवल करता है वो कोई बिजनेस के लिए नहीं ट्रैवल करता है, या उसकी कंपनी उसकी टिकट नहीं खरीदती। बहुत सारे लोग हैं जो हॉलिडे में जाते हैं, वेडिंग्स के लिए जाते हैं, फ्यूनरल के लिए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो उनका तो पूरा इकोनॉमिक्स खराब हो जाता है। देखिए, अभी जो भी गोयल के रूट्स है उस पर फेयर बहुत ज्यादा बढ़ गए। आज आप शाम की दिल्ली बॉम्बे फ्लाइट लेंगे तो 18, 19, 20 हजार है। This becomes completely unviable for people to travel and come, go and up and down. इसलिए मुझे लग रहा है कि एयरलाइन, देखिए क्या हुआ है, गो एयर का टोटल फ्लीट 60 एयरक्राफ्ट था, तो 60 एयरक्राफ्ट का सडनली शॉर्टफॉल हो गया है। तो एज इट इज लोड्स, पहले तो लोड्स मस्ट हैव गॉन अप ट्रेमेंडसली ऑन एयरलाइन। तो पहले तो आपके लोड्स बढ़ गए क्योंकि गो एयर के जितने पैसेंजर आपकी तरफ आ गए, फिर government has reduced fuel prices, which is a very, very positive sign for the industry. The industry has been demanding this for a very long time. The government has come forward and reduced the fuel prices, which is a very positive sign. अब ये सब होते हुए, the airline should be a little more considerate toward the consumer. आज एयरलाइन का ग्रोथ इंडिया में क्यों हुआ है? बिकॉज द कंज्यूमर इज सपोर्टेड। आज जो कंज्यूमर का ग्रोथ हो रहा है कंसिस्टेंटली, इंडिया इज बाय द वे द फास्टेस्ट ग्रोइंग यस सर, मेरे मार्केट साथ इन द कॉल सर भी वर्ल्ड। जुड़ चुके हैं सर, मैं थोड़ा सा उनके पास भी चलूंगा ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। और देखिए, हम तो इस पक्ष में हैं कि जो अधिकार सरकार ने टिकटों के दाम तय करने के लिए और अपनी स्वायत्ता जो एंजॉय कर रही है एविएशन सेक्टर, वो एंजॉय करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा डंडा ना हो, वो अपना काम करें, एक बैलेंस रहे। लेकिन कॉल सर, जो सरकार आज कह रही है कि भाई किसी ना किसी मोमेंट पे तो आपको एक चेक रखना पड़ेगा ना। आप अनाप शनाप किराया बढ़ा दें, सरकार अपनी तरफ से आपको छूट दे रही है, कोशिश कर रही है कि आपको थोड़ा सा बैकअप मिले सरकार की ओर से, वैट घटा दिया, जेट फ्यूल की कीमतें कम कर दी। अगर उसका फायदा कंज्यूमर को नहीं मिलेगा सर, तो फिर चिंताएं आप कितनी जायज लग रही हैं सर आपको? नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ जी। बैकग्राउंड में ये है कि पहले तो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस का कंट्रोल था, कंट्रोल्ड टिकट से वो डीजीसीए का परमिशन लेते थे। फिर लिबरलाइजेशन हुआ और कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया। और कोई फाइलिंग वाइलिंग तो कुछ होती है पीपी और एयर टिकट प्राइसेस, बट बहुत ही कम होती है, बहुत बाद में होती है। तो इशू ये आ गया है कि अभी डबल सब्सिडी भी एयरलाइन दे रही हैं। एक तो रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस हैं जो बहुत दिनों से चल रही हैं, जब 92, 93, 94 से चल रही हैं, जब प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो उसमें सारे तो ये जो नॉर्थ ईस्ट आइलैंड टेरिटरीज, JNK, मे बी हिमाचल, उनके रूट्स को उसमें डाला हुआ है। उसमें दे आर सपोज टू सब्सिडाइज, कि अपना सब्सिडाइज करके करें। दूसरा, उड़ान में भी हर फ्लाइट पे उनको जो मेन रूट्स हैं उसमें 5,000 रुपये देना पड़ता है। तो एक कोई पूरी स्टडी नहीं हुई है कि एयरलाइन सब्सिडाइज भी कर रही हैं टिकट्स को नॉर्थ ईस्ट में। अब उनका नॉर्थ ईस्ट में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं पता, अंडमान में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं पता, JNK में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। और दूसरा आ गया उड़ान का भी, वो हर फ्लाइट पे 5,000 रुपए दे रहे हैं। तो ये टोटल क्या है ना। अभी आ गया आपका कि जी एक तरफ जाने का 15,000 है, वापस आने का 8,000 है। ये जो है ये तो एक उनका सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया है। मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर सिस्टम बिल्कुल डिफेक्टिव है। और वो सॉफ्टवेयर सिस्टम ये कहता है कि आपका डायनामिक प्राइसेस है, रोज का बदलता है। वो स्टडी करते हैं मार्केट, और उसमें कभी डिमांड बढ़ गई तो बढ़ा देते हैं, डिमांड गिर गई तो घटा देते हैं। उसको
कोई जानता नहीं, मेरे ख्याल में एयरलाइन खुद नहीं जानती है कहाँ बट से कॉल सर, कैसे हो रहा है। बट डॉक्टर कॉल, ये ठीक है, ये हम मान रहे हैं कि ये सिस्टम जनरेटेड चीजें हैं और इसका एक सिस्टम इन प्लेस ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर तो एथिक्स की बात आ रही है ना सर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आप ऐसे रूट्स में जहां आप जानते हैं कि एक संकट की वजह से अफोर्डेबल गो एयर जो है उसने लोगों का साथ छोड़ दिया, उसके कारण मैं उसके कारणों पे नहीं जाता, लेकिन एक आम आदमी तो बेचारा गया, उसके तो पैसे वापस लाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो आप ऐसे मौके पर आप टिकट्स बढ़ा रहे हैं ना, अब वो ट्रेन की टिकट ले सकता है, इतनी जल्दी उसको ट्रेन की टिकट भी नहीं मिलनी है, तत्काल में कितने लोगों को मिल जाएगा। तो आप आप जानते हैं कि मजबूरी है, तो इस मजबूरी का फायदा उठाना सर यहाँ पर क्या गवर्नमेंट ये तो भाई देखिए इमोशनल है, एथिक्स है, होता ही नहीं बिजनेस में। अभी श्रीनगर की फ्लाइट 51,000 की हो गई है, कहीं मैंने सुना अभी एक किसी ने दिया है। तो ये तो एथिक्स इन बिजनेस की एक अलग चीज है, कहानी है कि भाई इमोशनल है कि जी आप के सारे तो पैसेंजर्स ही आपके तो क्लाइंट्स हैं, तो आप उनको हेल्प करिए। ये एयरलाइन नहीं करती। वो कहते हैं जब कोविड हुआ था तो आपने हमें क्या मदद किया, कुछ नहीं किया, वी सफर्ड, अब हमें पैसा बनाने दीजिए, जब मौका मिलता हम बनाते हैं। तो इसमें इट्स अ डिबेट जो है, ये डिबेट चलती रहेगी कि उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप रिस्ट्रिक्शन लाइए जैसे एरा में किया है। एरा इज बेस्ड ऑन मोनोपोली ऑफ एयरपोर्ट्स। एरा स्टैंड फॉर एयरपोर्ट रेगुलेटर। ओके, एविएशन रेगुलेटर नहीं है, बट एविएशन भी ओलिगोपोली है, यानी 5, 6, 7 एयरलाइंस करती हैं। ये नहीं कि जैसे साबुन बेचने वाले 100 कंपनियां हैं। तो यहाँ इट इज डिफिकल्ट टू एंटर एयरलाइन इंडस्ट्री, उसमें काफ़ी बाधाएं हैं। तो ये जब हो रहा है तो आपको एक रेगुलेटर फॉर एयरलाइन भी लाना चाहिए, एक स्टडी होनी चाहिए प्रॉपर कि उसमें हो क्या रहा है, क्योंकि हर एक एयरलाइन अपना कॉस्ट नहीं दिखाती है आसानी से, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर रूट क्या है, तो उसको स्टडी करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर यहाँ पे मुनाफा वसूली की बात भी आ रही है डॉक्टर कॉल, मैं दमानिया साहब के पास आना चाहूंगा। अगर यहाँ पर मुनाफा, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर आपको मुनाफा कमाना भी, तो इस पे एक लिमिट तो होनी चाहिए ना कोई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दया करके कंज्यूमर को कम करके किराया दे दीजिए, ये कोई याचक की भूमिका में नहीं है कंज्यूमर, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर अपनी बात वो रख सकता है, आपको भी मिलेगा अपने प्रॉफिट कमाने का, आप इसीलिए मार्केट में प्रॉफिट कमाइए, सरकार आपको फैसिलिटेट कर रही है। बट एक चेक तो होना चाहिए, कैप तो होनी चाहिए सर, वो तो हो सकती है। देखिए, गवर्नमेंट ने कोविड टाइम पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कैप रखा था एंड एयरलाइंस वाज फॉलोइंग दैट। मुझे लग रहा है कि अगर एयरलाइन सेल्फ रेगुलेट नहीं करेंगे तो एक न एक दिन गवर्नमेंट को कंज्यूमर के प्रेशर में आके या आम आदमी के प्रेशर में आके कोई ना कोई कैप सिस्टम या लिमिट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये नहीं होना चाहिए। एयरलाइन शुड सेल्फ रेगुलेट, यूज देयर कॉमन सेंस। अभी देखिए, अगर भुवनेश्वर जैसे एरिया में ट्रेजेडी हुई है, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग टू increase the fares. Let the flights go full. I am not saying people should not earn money, but there should be some kind of human element involved in earning of the money. It becomes completely unaffordable. 19-20 हजार मुंबई दिल्ली का फ्लाइट हो गया, it becomes unaffordable. तो अगर आपको 6,000 में भी पड़ता था और आप 6,000 में भी टिकट बेच रहे थे सालों साल, तो आप आगे एकदम 20,000 क्यों कर रहे हैं? बढ़ाइए। पहले तो मैं अगेन वापस बोल रहा हूं कि पहले तो आपका फ्यूल कम हुआ, आपके लोड फैक्टर्स बढ़ गए, एक पूरा बड़ा कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट चला गया। तो ये सब कंसिडर करके एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल आपने सही कहा। स्वाभाविक है, अब सरकार देखते हैं कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद क्या कंपनी अपनी ओर से कुछ कदम उठाती हैं, कुछ सीख लेती हैं, या फिर कोविड की तरह ही सरकार को जबरदस्ती एक कैप लेकर आना पड़ेगा और फिर उसको पालन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये एक बात है, लेकिन जो भी हो कंज्यूमर के हित में हो, हम तो यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कॉल सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। दमानिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और अब आपको इंडिया 360 की दूसरी कवर स्टोरी में बेहद दिलचस्प खबर बताने जा रहे हैं। आमतौर पर कंपनियों पर यह आरोप लगता है कि कंपनियां मनमानी करती हैं, कंज्यूमर को महंगे दामों पर सेवाएं देती हैं, लेकिन यह खबर थोड़ा हटके है।
टाटा पावर का कहना है कि वो सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को बिजली देना चाहती है, लेकिन उन्हें महंगे दामों पर बिजली बेचने को कहा जा रहा है। और कौन कह रहा है, इसे लेकर कंपनी ने अब MERC की शिकायत आयोग से की है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मामला टाटा पावर कंपनी का है। उसने टैरिफ को लेकर MERC की शिकायत आयोग से की है। इसमें कंपनी ने कहा है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लागत सस्ती होने के बावजूद MERC उसे महंगे टैरिफ के साथ बिजली बेचने को कह रहा है। इस सिलसिले में टाटा पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रेसिडेंट संजय बंगा ने हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा से बातचीत की। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, अगर बात करें सबसे पहले कि टाटा पावर की, तो पिछले दिनों जो टैरिफ को लेकर के चीज जो सर सबसे इम्पोर्टेंट था, तो उसको लेकर के काफ़ी बात की जा रही थी कि थोड़ा सा महंगा जो है इस समय यूनिट्स है, उसको लेकर के क्या असर है और आगे क्या प्लान है? देखिए, टैरिफ किसी भी स्टेट में उस स्टेट का रेगुलेटर डिक्लेयर करता है, और MERC का जो टैरिफ इस बार आया था उसमें टाटा पावर ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ कैलकुलेशन की एरर्स थी, कुछ कॉस्ट जो हैं एक्चुअली कंसीडर की जानी थी वो नहीं की गई हैं, और हमने कुछ उनको जनरेशन यूनिट्स का और उनका कॉस्ट का डिटेल दिया था कि कोल प्राइसेस जो आने वाले टाइम में जिस हिसाब से कम हो रही हैं, तो हमारा टैरिफ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ेगा नहीं। और हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई रेगुलेशन ने जो ऑर्डर निकाला है उसमें बोला है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सप्लाई जो है वो सबसे कम है, पर फिर भी जो टैरिफ है वो कुछ कैटेगरीज में टाटा पावर का ज़्यादा है, जिससे कि हम सेटिस्फाइड नहीं थे, और हमने इसके लिए एप्टल में अपील की है। अपने सारे डिटेल भी सबमिट किए हैं। इसकी सुनवाई काफ़ी हो चुकी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 महीने में जब ये ऑर्डर आएगा तो काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर होगा। सर, इसका फ़ायदा किस तरह से पहुंचेगा अगर कंज्यूमर्स की बात करें, अगर फेवरेबल आता है? देखिए, जो भी इसमें डिसाइड होगा, टैरिफ फाइनली MERC डिसाइड करता है। वो MERC को जो भी गाइडेंस देते हैं, और यदि टैरिफ कम होता है तो कंज्यूमर को जो भी पैसा है वो रिवाइज रेट पे होगा, और यदि हमने जो एक्स्ट्रा अभी लिया है कंज्यूमर से नए टैरिफ के हिसाब से, वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के हिसाब से वापस कस्टमर को पास ऑन कर दिया जाएगा। भारत और अमेरिका ने डिफेंस सेक्टर में सहयोग को और बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान सहमति बनी है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच US इंडिया डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पर सहमति बनी। इस रोड मैप के तहत दोनों देश नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए साथ काम करेंगे। साथ ही दोनों देश डिफेंस स्टार्टअप को भी बढ़ावा देंगे। ऑस्टिन 2 दिन की यात्रा पर रविवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं। ऑस्टिन की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से 2 हफ्ते पहले हो रही है। बिहार के भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यह पुल पिछले साल भी टूटा था, तब अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि इसका निर्माण सही ढंग से नहीं हो रहा है, जिससे ये बार बार गिर रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग को इस पर गौर करना चाहिए। आपको बताएं कि भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल रविवार को गिर गया। 1 साल पहले भी आंधी में पुल का हिस्सा ढह गया था। साल 2014 में इस पुल का शिलान्यास नीतीश कुमार ने ही किया था। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर्स साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लौट आए हैं। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। यह खबर तब आई जब दावा किया जा रहा था कि बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग रेसलर अपने बयान से पलट गई है। बताया यह जा रहा है कि नाबालिग ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में बयान दिए। इसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया गया, जहां उसने बयान वापस ले लिया। पहले खबर यह आई थी कि पहलवानों ने आंदोलन से भी नाम वापस ले लिया है, लेकिन साक्षी मलिक ने ट्वीट करके इस तरह की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। काकचिंग जिले के सेरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों में आग लगा दी। इसमें कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का घर भी शामिल है। राज्य में 3 मई से मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो रही है।
आज की घटना को किस समुदाय के लोगों ने अंजाम दिया, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच सुरक्षा बलों ने 790 हथियार और 10,648 गोला बारूद बरामद किए हैं। इन हथियारों को 3 मई को भड़के जातीय दंगों के दौरान पुलिस कार्यालयों से लूटा गया था। शिक्षा मंत्रालय ने आज NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की घोषणा की है। IIT मद्रास इस साल ओवरऑल कैटेगरी में सबसे अच्छा शैक्षणिक संस्थान रहा है। इसके बाद IISc बेंगलुरु और IIT दिल्ली इसमें शामिल हैं। ये लिस्ट इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, MBA के अलावा टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों की जारी हुई है। ये रैंकिंग कुल 12 कैटेगरीज के लिए जारी हुई है। टॉप 10 संस्थानों में IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, एम्स नई दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी और JNU नई दिल्ली शामिल है। वाराणसी की MP MLA अदालत ने मुख्तार अंसारी से जुड़े 32 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है। अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के भाई थे। अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को हुई थी। बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड में उसे पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने खुशी जाहिर की है। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि 32 साल की लंबी लड़ाई आज जीत गए। इसके साथ ही अजय राय ने अपने और पूरे परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा नहीं मिली तो उनके साथ कोई भी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें 6 हफ्ते के लिए रिहा करना मुश्किल है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिस दिन उनकी पत्नी चाहे उस दिन मनीष सिसोदिया को उनसे मिलवाने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर या अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन पुलिस आयुक्त इस बात का ध्यान रखें कि घर या अस्पताल के बाहर मीडिया मौजूद ना हो। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को आज सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। खबरों के मुताबिक वो दुबई जा रही थी। सुबह 7 बजे उनकी फ्लाइट थी, लेकिन उन्हें प्लेन में सवार नहीं होने दिया गया। कई घंटे तक एयरपोर्ट पर रुकने के बाद वो अपने घर लौट गई। अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। इसी सिलसिले में ईडी ने रुजिरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है। ईडी ने उन्हें 3 दिन बाद यानी कि 8 जून को पूछताछ के लिए सम्मन भी भेजा है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र में एक चक्रवाती सर्कुलेशन बन गया है, जो आने वाले 2 दिनों में तेज हो जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि केरल में मानसून अगले 3 से 4 दिनों में दस्तक दे सकता है। हालांकि विभाग ने केरल में मानसून आने की तारीख का ऐलान नहीं किया। मई के मध्य में विभाग ने कहा कि 4 जून तक मानसून केरल में दस्तक दे देगा। हालांकि लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मानसून के केरल पहुंचने में अभी 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। वहीं स्काईमेट को मानसून 9 जून तक केरल में आने की उम्मीद है। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे के बाद आज दोनों ट्रैक्स पर सेवाएं बहाल हो गई हैं। रेल मंत्री की निगरानी में हादसे के बाद मालगाड़ी ट्रेन रवाना हुई। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में 275 लोगों की मौत हुई है, 803 घायल हैं। बालासोर ट्रेन हादसे में जांच रिपोर्ट का देश इंतजार कर रहा है ताकि ये पता चल सके कि आखिर हादसा क्यों हुआ और किसकी गलती से हुआ। बालासोर ट्रेन हादसे के 2 दिन बाद सामने आई ये तस्वीरें थोड़ी सुकून भरी हैं। ये दोनों घायल शख्स कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट हैं। भगवान का शुक्र है कि दोनों जिंदा हैं, हालांकि दोनों घायल हैं। ये दोनों ही बता सकते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से लूप लाइन पर आखिर कैसे गई और इसमें गलती किसकी है। ट्रेन हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों के बीच बहानगा बाजार स्टेशन के स्टेशन मास्टर SB मोहंती पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के वक्त SB मोहंती ही स्टेशन के इंचार्ज थे। हालांकि वो अस्थायी स्टेशन मास्टर थे, क्योंकि बहानगा बाजार स्टेशन के मेन स्टेशन मास्टर SK पटनायक हैं, जो उस दिन अवकाश पर थे।
स्टेशन मास्टर एसके पटनायक के मुताबिक उनके सहयोगी एसबी मोहंती की कोई गलती नहीं थी। एसके पटनायक भले ही अपने साथी को क्लीन चिट दे रहे हों, लेकिन जांच करने वाली टीम ने एसबी मोहंती को क्लीन चिट नहीं दी है। उन्हें कारण बताओ नोटिस रेलवे ने जारी किया है और उनसे पूछताछ भी चल रही है। रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। स्टेशन की कमान स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर के ही हाथ में होती है। आने वाली ट्रेन को रिसीव करने और डिपार्चर की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। जिस रूट पर ट्रेन जाएगी वो रूट क्लियर होना चाहिए, ये देखना भी स्टेशन मास्टर की ही जिम्मेदारी है। स्टेशन मास्टर के क्लियरेंस के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है। स्टेशन मास्टर ही सिग्नल देता है कि ट्रेन आगे बढ़ जाएगी या फिर स्टेशन पर रुकेगी। बालासोर ट्रेन हादसे की मुख्य वजह यह थी कि मेन लाइन पर आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर आ गई थी, जहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस की भीषण टक्कर होती है और उसकी बोगियां डाउन लाइन पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा जाती हैं। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या बहानगा बाजार स्टेशन के इंचार्ज से सिग्नल देने में गलती हुई? आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से लूप लाइन में क्यों डाला गया, जब पहले से ही लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी? ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे की जांच जारी है और रेलवे की एक्सपर्ट टीम सभी टेक्निकल पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। उम्मीद है बहुत जल्द बालासोर हादसे के असली गुनहगार की पहचान होगी और उसे सजा मिलेगी। बालासोर से शिवांगी ठाकुर और पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बालासोर हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं। हादसे वाले ट्रैक से अब ट्रेनें भी गुजर रही हैं, लेकिन कई परिवारों का इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ। बालासोर को अभी भी दूसरे राज्यों से आए लोग अपने परिजनों की एक दूसरे के अस्पताल में जाकर तलाश कर रहे हैं। कई लोग ऐसे में जिन्हें गांव वालों ने चंदा करके बालासोर भेजा है, ऐसे भी हैं जो लोग समय पीछे छूट गए। उनकी तलाश की ये कहानियां दर्द और बेचैनी बढ़ाने वाली हैं। समंदर किनारे जब सुमित मलिक ने यह तस्वीर खिंचवाई होगी, तब उन्हें भी इस बात की उम्मीद नहीं होगी एक दिन यही तस्वीर लेकर उनके अपने उनकी तलाश कर रहे होंगे। हावड़ा के रहने वाले सुमित मलिक कोरोमंडल एक्सप्रेस से अपनी रोजी रोटी कमाने चेन्नई जा रहे थे। हादसे के बाद 3 दिन से उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सुमित अपने परिवार की इकलौती संतान है। गांव के लोगों ने चंदा करके उनके मामा के लड़के और कुछ लोगों को उनकी तलाश के लिए बालासोर भेजा। बहुत माने लाड प्यार का था, छोटा भाई है हम लोगों का, इसलिए ढूंढने निकला। गांव का हर आदमी हम लोगों को कंट्रीब्यूशन करके हम लोग को यहाँ दूर तक भेजे। हम लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को। अच्छा, आपके गांव के लोगों ने पैसा दिया था कि आप लोग यहाँ के लोग, हम लोग दोस्त यार सब मिल के पैसा जुगाड़ करके हम लोग आए। जैसे हम लोगों को कुछ न कुछ पता चले तो वो बहुत ऐसा नहीं। सुमित 3 दोस्तों के साथ चेन्नई जा रहे थे। तीनों दोस्तों का पता लग गया, लेकिन सुमित की कोई खबर नहीं। सुमित के भाई के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन घर में परिजनों का हाल और खराब है। सुमित के परिवार जैसे ऐसे कई परिवार हैं जिनके अपने इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन गरीबी की जंजीर उन्हें बालासोर तक अपनों की तलाश करने नहीं पहुंचने दे रही। ऐसे लोगों की मदद के लिए कुछ संस्थाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल से आए समीर गुहा के हाथों में नजर आ रही तस्वीर तपन कुमार की है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस से चेन्नई जा रहे थे। इसके अलावा कई संस्थाओं ने हेल्प डेस्क भी बनाई है, जिसके जरिए अपने परिजनों की तलाश करने आए लोगों की मदद की जा रही है। यहाँ उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने हादसे में जान गंवाई या फिर घायल हैं। इनकी जानकारी अपनों को तलाश कर रहे लोगों को दी जाती है। और यहाँ जो परिजन आते हैं, जो अपना परिजन को पा नहीं रहे और विक्टिम को पा नहीं रहे, वो हमारे यहाँ आते हैं। हमारे पास लिस्ट है और उनका नंबर है। जितना हमको मिला है गवर्नमेंट से हम लिए हैं और कलेक्शन किए हैं। इससे हम उनको ढूंढते हैं और कौन से वार्ड में हैं ये उनको लेके वहाँ जाते हैं। फिलहाल बालासोर में अभी भी कई परिवारों के लिए अपनों की तलाश खत्म नहीं हुई है। उम्मीद यही है 3 दिन बाद ही सही पीड़ितों को कोई अच्छी खबर मिले। शिवांगी ठाकुर के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, बालासोर।
और बालासोर ट्रेन हादसे पर राजनीति जारी है। कांग्रेस के लिए यह हादसा मोदी सरकार को घेरने के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। अमेरिका से राहुल गांधी, दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर दूसरे नेता इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। बालासोर में सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा। विपक्ष के लिए मोदी सरकार को घेरने का नया हथियार बन गया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो 7 समंदर पार से बालासोर ट्रेन हादसे पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror. Could you drive your car? You'll be having one accident after the other. That is the phenomena of Narendra Modi ji. राहुल गांधी ने अमेरिका से सवाल दागे तो देश में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। यही है वो 4 पन्ने की चिट्ठी जो कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई है। इस चिट्ठी में रेलवे से जुड़े कई सवाल कांग्रेस ने पीएम से पूछे हैं। पहला सवाल, रेलवे में 3 लाख पद खाली क्यों है? लोको पायलट की भर्ती क्यों नहीं हुई? पहले के हादसों से सीख क्यों नहीं ली? चौथा सवाल, सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार क्यों नहीं हुआ? 5वां सवाल, रेल हादसों को रोकने के लिए कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के सुझावों को नजरअंदाज क्यों किया गया? 2017-18 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में क्यों शामिल किया गया? खड़गे ने 2016 में कानपुर रेल हादसे की हुई एनआईए जांच का भी मुद्दा उठाते हुए सवाल पूछा है कि कानपुर रेल हादसे में मारे गए 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस ने बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच कराने को लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल ने आरोप लगाया है कि सीबीआई जांच पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए है। कांग्रेस की सहयोगी और बीजेपी की विरोधी शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की और वंदे भारत ट्रेन चलाने पर भी सवाल उठा दिए हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियां रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रही हैं, तो दूसरी ओर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजनीति से दूर दुर्घटना स्थल पर रेलवे ट्रैक को सामान्य करने के लिए जुटे रहे। बीती रात हादसे वाली जगह पर दोनों ओर के रेलवे ट्रैक को खोल दिया गया। अश्विनी वैष्णव लगातार बालासोर में रहकर न सिर्फ राहत बचाव को मॉनिटर कर रहे थे, बल्कि रूट को सामान्य बनाने की कोशिशों में जुटे रहे और नतीजा 51 घंटे में रेलवे ट्रैक से फिर से ट्रेनें शुरू हो गईं। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और ओडिशा से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर जी बिजनेस की खबर के बाद शुक्रवार को फूड रेगुलेटर ने अहम बैठक बुलाई थी। इसमें डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल बेवरेजेस एसोसिएशन ने कहा कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में वैज्ञानिक तथ्यों का ध्यान नहीं रखा गया। क्या हुआ बैठक में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। हम इस पूरे खबर को 2 तरीके से देखते हैं। पहला तो ये कि रेगुलेटर ने हमारी खबर के बाद क्या क्या एक्शन लिए हैं, तो वो उसने अपने टेक्निकल कमेटी को जांच करने के लिए बोल दिया था डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का। इसके अलावा एक बड़ी बैठक की गई थी 23 मई को, जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ और अपने टेक्निकल कमेटी और 2 अन्य एक्सपर्ट के साथ बुलाया गया था। शुक्रवार को जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें सारे स्टेक होल्डर के साथ ये जांचने की कोशिश की गई है कि जो रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ की है और जो इंटरनल फाइंडिंग्स हमारी है, उसको तो हमने एक किनारे रखा हुआ है। आप किस तरह से इस तरह के स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करने का आपके पास क्या आधार है, वो जानकारी मांगी गई थी। और इसी जानकारी के दौरान ये बात सामने आई है कि ये जो एसोसिएशन है, ये बेवरेजेस की जो इंडस्ट्री है पूरी, उनका ये साफ कहना है कि हम तो इसका इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी कॉस्ट सेविंग होती है, लेकिन ये सेविंग हमने ये जो इस्तेमाल है हमने उस रिपोर्ट के आधार पे किया था जो कि पहले वैज्ञानिकों ने दी थी, जिसमें कहा गया था कि जो चीनी से बेहतर है ये सारे विकल्प। तो अगर वो विकल्प सही थे और वे वैज्ञानिक थे, इसका मतलब ये है कि शायद डब्ल्यूएचओ ने उन सारे रिपोर्ट्स को ध्यान में नहीं रखा है और इसी आधार पर वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। और आगे उनको जो जितनी भी अथॉरिटीज है अपने देश में जो कि इस तरह की चीजों को डील करती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय की हो,
फूड मिनिस्ट्री की हो, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से जुड़ी हो या फिर उपभोक्ता मामले मंत्रालय से जुड़ी हो, उन सबको अपना प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहे हैं। और इन सारी बातों पर हमने सीधा संपर्क किया था उपभोक्ता मामले मंत्रालय से। उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में 2 टूक कहा है कि हम FSSAI की रिपोर्ट का वेट करेंगे, अगर उसमें कुछ चिंताजनक दिखता है या फिर उनकी रिपोर्ट भी WHO जैसी होती है तो हम इस पर एक्शन जरूर लेंगे। तो हमारी मुहिम का एक बड़ा एक्शन प्लान, एक रोड मैप बनता हुआ दिख रहा है। और हमारे लिए एक अच्छी बात यही है कि हम जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे थे वो मामला बिल्कुल सही जा रहा है। BBC पर इनकम टैक्स के सर्वे से जुड़े मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, बताइए क्या अपडेट है? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि 14 फरवरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने BBC के ऑफिस में सर्वे किया था। उस सर्वे के बाद से ही इनकम टैक्स एक निशाने पे आ गया था, देश में नहीं दुनिया भर में। लेकिन जो सर्वे किया गया था वो 2016 से 2022 के बीच में एक ये अंदेशा था कि BBC इंडिया ने इंडिया के अंदर टैक्स लायबिलिटी को कम दिखाया है और टैक्स जो है वो कम भरा है, जो अदायगी है वो कम की गई है। अब BBC ने खुद मान लिया है कि 2016 से 2022 के बीच में उन्होंने टैक्स कैलकुलेशन कम किया, देश में टैक्स कम भरा और अब वो टैक्स भरने को तैयार हैं। उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया है कि 40 करोड़ के आसपास का उन्होंने टैक्स जो रिसिप्ट्स हैं उस पर टैक्स कम भरा है और उस पर अब वो टैक्स देने को तैयार हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा ये केवल 6 साल का पीरियड है, 2016 से 2022, क्योंकि सर्वे जो होता है उसमें 6 साल का ही पीरियड आप रीओपन कर सकते हैं। उन सभी 6 साल के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी है वो 40 करोड़ रुपए की रिसिप्ट यहाँ पे है कि 40 करोड़ के टैक्स रिसिप्ट पे उनको टैक्स भरना है। तो ये एक बड़ी सफलता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगी है, क्योंकि अभी खुद यदि कंपनी अपना खुद असेसमेंट करके ये कह रही है कि हमने टैक्स कम भरा था और अब हम टैक्स भरने को तैयार है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी उनका असेसमेंट पूरा नहीं किया है, अभी तक कंपनी को शोकॉज नोटिस नहीं भेजा है। उसके बावजूद BBC ने एक इंटेंट दिखाया है टैक्स भरने का, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक अंदेशा है कि जब ये केस आगे बढ़ेगा तो इनकम टैक्स इस केस में BBC के इंडिया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन फाइल कर सकता है। तो ऐसे केस के अंदर यदि उन्होंने टैक्स ऑलरेडी भर दिया होगा शोकॉज नोटिस से पहले तो एक स्ट्रॉन्ग केस BBC इंडिया की तरफ से बन सकता है। लेकिन एक बड़ी सफलता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे मिली है। व्हाट्सएप के जरिए बिजनेस करने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने व्हाट्सएप के जरिए बिजनेस करने वालों के लिए चार्ज बढ़ा दिया है। खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं एकता सूरी। से ऐसे ब्रांड्स हैं, बड़ी कंपनीज हो गई या स्टार्टअप्स हो गए, व्हाट्सएप बिजनेस नाम का जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के लिए। अब व्हाट्सएप ने इसमें जो पर कॉन्वर्सेशन है उसके चार्जेस बढ़ा दिए। पहले क्या था कि अब तक 48 पैसा था पर कॉन्वर्सेशन के चार्जेस, उसमें आप भले ही मार्केटिंग का बिजनेस भेज रहे हैं या प्रोडक्ट का कैटलॉग भेज रहे हैं, एक स्टैंडर्ड रेट था। लेकिन अब जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने कॉन्वर्सेशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन और मार्केटिंग। यूटिलिटी में क्या आता है, मतलब जैसे पोस्ट परचेज आप कोई बिल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब कि अगर जो बिजनेस है वो ये ऑथेंटिकेट कर रहा है कि ये कस्टमर है या नहीं या बॉट है और उसके लिए एक 1 टाइम पासवर्ड उसको भेज रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैसेजेस होते हैं वो है मार्केटिंग मैसेजेस। अब ऑथेंटिकेशन और यूटिलिटी वाली जो कॉन्वर्सेशंस है इसके चार्जेस मेटा ने कर दिए हैं करीबन 30 पैसा के आसपास। लेकिन जो मार्केटिंग मैसेजेस हैं उसके प्राइस 48 से सीधा 73-72 पैसा के आसपास कर दिया है। ये बिजनेसेस के लिए जाहिर सी बात है लगभग हम कह सकते हैं डबल के आसपास प्राइस हो गया है। इसके अलावा पहले फ्री कॉन्वर्सेशंस 1000 मिलती थी मंथली पैकेज में हर एक बिजनेस को, लेकिन वो जो 1000 कॉन्वर्सेशंस है उसे भी रिवोक कर दिया गया है। और यहाँ पर मेटा कह रही है कि अगर कोई कस्टमर किसी बिजनेस को कॉन्टैक्ट करता है तो हम वो वाली कॉन्वर्सेशंस 1000 जो है फ्री करेंगे। यानी कि जो दाम है बिजनेस प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप बिजनेस पर, वो बढ़ गए हैं, जो जाहिर सी बात है
छोटे बिजनेस ओनर्स को या स्टार्टअप्स को ज्यादा चुनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो दाम बढ़ाने का एक क्राइटेरिया है, जो रिवीजन है, उसके पीछे ये माना जा रहा है कि व्हाट्सएप जो है वो इंडिया के लिए, जो मेटा के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी जो है प्लेटफॉर्म है, हम कह सकते हैं देश है जहाँ से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। और इस साल के अंत तक $1 बिलियन जो है उस रेवेन्यू को एक तरह से टारगेट रखा गया है, जिस वजह से मेटा जो है इस सर्विस के दाम उसी एक्सरसाइज के तहत बढ़ा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात बाजारों की कर लेते हैं। बाजार में कारोबारी हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव रही। सेंसेक्स 240 अंक चढ़कर 62,790 के पास बंद हुआ। निफ्टी 60 अंक चढ़कर 18,590 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 164 अंक उछलकर 44,100 के पार बंद होने में कामयाब रहा। मार्केट रेगुलेटर सेबी और एक्सचेंजेस ने पेनी स्टॉक्स के नाम पर निवेशकों को चूना लगाने वालों का खेल खत्म करने का नियम लागू किया है। ये नियम आज से लागू हो गए हैं। क्या है नियम और इससे निवेशकों को कैसे फ्रॉड से बचाया जा सकेगा, बताने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। बिल्कुल, एक्सचेंजेस ने इसको लेकर सर्कुलर इशू किया है और इस सर्कुलर के हिसाब से अगर देखें तो ये नियम जो है उन कंपनियों पर लागू होगा जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए से कम है। अब इसमें जो बातें कही गई हैं वो ये कही गई हैं कि ऐसे शेयर जिनकी पहचान हो जाएगी, पहचान के लिए दो तरीका होगा। एक तरीका ये होगा कि उनके हाई प्राइस क्या था और लो प्राइस में कितना ज़्यादा बदलाव आता है 3 महीने में, 6 महीने में और 12 महीने में, और साथ ही उनका जो क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन यानी एक क्लोजिंग से दूसरे क्लोजिंग के बीच में भाव कितना बदलता है 3, 6 और 12 महीने में। इसके लिए पैमाना तय किया गया है और इस पैमाने के आधार पर ऐसे शेयरों की पहचान की जाएगी। और अगर शेयर इस पैमाने पर आ जाते हैं यानी बहुत ज़्यादा उनके भाव में या तो तेज़ी है या बहुत ज़्यादा गिरावट है, तो ऐसे शेयरों को जो है एक के लिए एनहेंस्ड सर्विलेंस मेजर्स लागू कर दिए जाएंगे, जहां पर इनके ऊपर 100% मार्जिन होगा। यानी अगर कोई इन शेयरों को खरीदने जाएगा तो 100% मार्जिन देना पड़ेगा। और साथ ही ऐसे शेयर अगर ऐसे शेयरों पर एक 5% का लिमिट लग जाएगा, यानी ये 5% या तो इनके ये बढ़ सकेंगे या 5% गिर सकेंगे। इससे ज़्यादा गिरावट या बढ़ोतरी इनके भाव में नहीं हो सकेगी। इसके अलावा अगर वेरिएशन और ज़्यादा होता है यानी क्लोजिंग टू क्लोजिंग प्राइस में और ज़्यादा बदलाव दिखता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखता है, तो फिर उस स्थिति में ऐसे शेयरों के लिए 2% का प्राइस बैंड लागू कर दिया जाएगा। यानी 2% से की बढ़ोतरी या गिरावट ही जो है इन पर लागू होगी। और साथ ही हफ्ते में सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग का नियम भी लागू किया जा सकता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। वायु प्रदूषण की बात तो अक्सर होती रहती है, मगर जल और जमीन के प्रदूषण की बात कम होती है, जबकि इनका प्रदूषण भी हम पर वायु प्रदूषण जितना ही असर डाल रहा है, हमें उतना ही बीमार कर रहा है। जब हम बात करते हैं जल और जमीन के प्रदूषण की, तो सबसे बड़े कारक होते हैं प्लास्टिक, जो लगातार इंसानों के लिए खतरनाक बनते जा रहा है। हम आप अपने आसपास प्लास्टिक की एक ऐसी दुनिया बसा चुके हैं जिसके इर्द गिर्द खतरे ही खतरे हैं। हमारी हेल्थ पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सेहत के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी घातक साबित हो रहा है। ये आंकड़े किसी को चौंका सकते हैं, लेकिन सच यही है कि भारत में सालाना 200 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इस्तेमाल की जाने वाली कई प्लास्टिक का केवल 30% ही रिसाइकल हो पाता है। नतीजा ये होता है कि देश में सालाना 35 लाख टन प्लास्टिक कचरे में तब्दील हो जाता है। साल दर साल इसमें करीब 10% की बढ़ोतरी हो रही है। प्लास्टिक के कचरे से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस के चलते ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया है। मौसम चक्र बिगड़ने से समय पर बारिश नहीं हो रही, वहीं जमीन में प्लास्टिक का कचरा जमा होने से खेत बंजर हो रहे हैं। ये कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती है। वहीं ये कचरा बहते नालों का हिस्सा बनकर उन्हें चोक कर रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे का एक हिस्सा जला दिया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो हार्ट और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देती है।
इसके अलावा धूप या ज्यादा तापमान के चलते प्लास्टिक कंटेनर में डाइऑक्सिन नामक केमिकल का रिसाव होता है, जो पानी या खाद्य पदार्थ में घुलकर शरीर में चला जाता है। इससे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है। वहीं लीवर और पेट की आंतों को भी ये नुकसान पहुंचाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की बात करें तो इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी पॉलिथीन बैग्स की है। इसके बाद प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक पैकेजिंग वाली डिब्बे, ग्रोसरी बैग और फूड पैकेजिंग वाला प्लास्टिक है, जिसमें सबसे अधिक कचरा निकलता है। वैसे भी सरकार ने प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक जैसे प्लास्टिक के उत्पादों पर रोक लगा रखी है। सरकार ने सख्ती तो दिखा दी है, अब हमारी आपकी बारी है कि हम प्लास्टिक से दूरी बनाएं। अगर कोई पॉलिथीन का इस्तेमाल करता है तो उसे भी उसके खतरे के प्रति आगाह करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जंग अगर हम समय रहते नहीं जीते तो आने वाले दिनों में ये प्लास्टिक हमें दीमक की तरह चट कर जाएगा। यानी ये प्लास्टिक प्रलय का रूप ले सकता है। इससे बचना है तो से नो टू प्लास्टिक। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए और #ZIndia360 याद रखिए। नमस्कार।